मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2026 की चारधाम यात्रा के लिए एक सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें यात्रा की सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से रोका जाए और कलेक्शन बॉक्स लगाए जाएं। साथ ही ग्रीन और क्लीन यात्रा को और प्रभावी बनाया जाए। हेली सेवाओं में लापरवाही से बचने के लिए मेंटेनेंस और फिटनेस चेक अनिवार्य किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए भीड़ नियंत्रण के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और स्लॉट सिस्टम लागू किया जाएगा और ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय और शेल्टर की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। तो माननीय संवेदनशील को लेकर उन्होंने निर्देश दिए। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने एक्शन तैयार प्लान करने को कहा और व्यावसायिक दृष्टिकोण की उन्होंने इस दौरान अपेक्षा की और सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता पर भी ध्यान देने के लिए अधिकारी को निर्देश दिया है। तो चारधाम यात्रा 2026 को लेकर पूरा जो एक्शन प्लान है वो तैयार हो चुका है। तो सीएम धामी ने बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ ये भी बोला कि आपको सुरक्षा के साथ साथ स्वस्थता का भी ध्यान रखना होगा। तो सीएम धामी का सख्त एक्शन प्लान तैयार है चारधाम यात्रा को लेकर और इस दौरान उन्होंने सभी को निर्देश दिए हैं। चंपावत में मुख्यमंत्री राहत कोष की वितरण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव आनंद सिंह मेहरा ने राहत कोष की सूची में संदिग्ध प्रविष्टियों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कई अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से क्रमांक 409 पर 2 लाख और क्रमांक 871 पर 3 लाख की राशि के भुगतान को लेकर शंका जताई है, जिनके लाभार्थियों के नाम स्पष्ट नहीं है। इस मामले का खुलासा सूचना के अधिकार आरटीआई के जरिए करने वाले डॉक्टर हरीश शर्मा उर्फ नरेंद्र उत्तराखंडी ने भी आरोप लगाया कि राहत कोष का लाभ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों को दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस मामले को उजागर करने के बाद जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिनके पीछे भाजपा कार्यकर्ताओं का हाथ है। मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। तो कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए हैं। सीएम राहत कोष पर घोटाले के ये गंभीर आरोप लगाए हैं। संदिग्ध नामों का लाखों का भुगतान को लेकर उन्होंने खुलासा किया है। चंपावत में राहत राशि वितरण में गंभीर सवाल कांग्रेस नेता ने उठाए हैं। कांग्रेस नेता आनंद सिंह मेहरा ने ये सवाल उठाए हैं। सीएम राहत कोष पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। तो ये बड़ा गंभीर सवाल उठाया है, बड़े आरोप लगाए हैं कांग्रेस नेता आनंद सिंह मेहरा ने। उनका कहना है कि राहत कोष का दुरुपयोग किया गया है। सीएम राहत कोष पर घोटाले के उन्होंने आरोप लगाए हैं। संदिग्ध नामों पर लाखों का भुगतान होने की बात उन्होंने कही है। तो कांग्रेस नेता आनंद सिंह मेहरा ने ये गंभीर सवाल उठाए हैं। सीएम राहत कोष पर घोटाले के ये आरोप लगाए हैं। जाग उत्तराखंड जाग पहाड़ अभियान के तहत मैं आज भाजपा के उन राहत कोष वाले नेताओं को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आपने आम जनता और गरीब जनता के हक में जो डाका डाला है और अपना आप लोग समर्थन कर रहे हैं, और मैं जहां पर मिल रहा हूं बाजार में और मेरे घर के पास उत्तराखंडी चोर है करके नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि 800 लोगों की ये सूचना अधिकार के तहत हमारे पास सूची है, जिसमें तमाम भाजपा के जिला स्तर के पदाधिकारी, मंडल स्तर के पदाधिकारी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी लोग उसमें शामिल हैं।
चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में बिगड़े मौसम ने पशुपालक भगत सिंह चलाल के लिए भारी त्रासदी ला दी। 8 अप्रैल की रात मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड के कारण उनकी 27 भेड़ बकरियां बलाई गांव में मर गई हैं। पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। घटना की सूचना 9 अप्रैल की सुबह जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को मिली, जिसके बाद राजस्व और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पशु चिकित्सकों और राजस्व विभाग की जांच में स्पष्ट हुआ कि प्रतिकूल मौसम इस नुकसान की मुख्य वजह थी। प्रशासन ने प्रभावितों को 96,000 रुपए की त्वरित राहत प्रदान की है। ये घटना पहाड़ों में मौसम की अनिश्चितता को उजागर करती है और प्रशासन की आपदा प्रबंधन में तत्परता को भी दर्शाती है। तो लोहाघाट में मौसम की तबाही देखने को मिली है। इस दौरान आपको बता दें कि 27 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। तेज बारिश और ठंड ने ये कह सकते हैं इस वजह से जान गई है और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए अभी राहत कोष से 96,000 रुपए दिए हैं। तो लोहाघाट में मौसम से भारी तबाही यहां देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि 27 भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। इससे पशुपालकों को भारी नुकसान हुआ है। तेज बारिश और ठंड के चलते इन पशुओं की जान गई है, जिसके चलते प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए अभी फिलहाल 96,000 रुपए की सहायता राशि पशुपालकों को मुहैया कराई है। की मौत हो गई थी, लेकिन जब जैसे हम लोग गए वहाँ पे मैं गया था और चंपावत की टीम गई थी और हमारे साथ और फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी भी थे। जब हम गए तो वहाँ पे देखे करीब 27 बकरियों की मौत हो गई है। उसमें मेन इनकी मौत का कारण है कि उनके पहले तो उनकी भेड़ों की बाल कट गए थे। बाल कटने के बाद कल बारिश बहुत ज़्यादा हुई। उसके बाद फिर टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। टेम्परेचर बहुत डाउन होने की वजह से एकदम निमोनिया हुआ, उनको फेफड़ों में से जकड़न वगैरह हुई और बिजली के कड़कने से उससे मेन तो निमोनिया कारण उनकी डेथ हो गई और बिजली के कड़कने से अचानक उनकी डेथ हो गई है। और जो बकरियां जैसे जो हेल्दी थी उनकी मौत नहीं हुई। जो बकरियां थोड़ी कमजोर थी, जिनके बाल कटे हुए थे, उनमें मेन है कि उनका जो बाल है इंसुलेशन का काम करता है। वो मसूरी से खबर है, जहां मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज माल रोड स्थित इंडियन गैस सर्विस कार्यालय के बाहर व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, पर्याप्त आपूर्ति न होने और पक्षपातपूर्ण वितरण के आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि गैस एजेंसी द्वारा अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी संस्थाओं के नाम पर चुनिंदा लोगों के सिलेंडर को दिए जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा और उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। व्यापारियों ने यह भी कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले गैस की कमी बनी रही तो इसका सीधा असर पर्यटन और व्यापार पर पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। तो सिलेंडर कालेबाजारी के लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिला। व्यापारियों ने उग्र आंदोलन के आगे चेतावनी भी दी है। पर्यटन सीजन पर संकट की आशंका आंदोलनकारियों ने जताई है। तो एजेंसी मैनेजर पर पक्षपात के इस दौरान आरोप भी लगाए गए हैं, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? इंडियन गैस सर्विस और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित मसूरी इंडियन सर्विस में इसके प्रबंधक सती के खिलाफ हमने आज धरना प्रदर्शन करा है और ये धरना प्रदर्शन धरना 1.0 है। यानी कि ये धरना चलता रहेगा जब तक कि मसूरी के नागरिकों को, व्यापारियों को, व्यवसायियों को ठीक प्रकार से गैस का वितरण नहीं मिलेगा। हमारी मुख्य बातें बहुत सरल है, जो कि गैस कंपनी को संबंधी चाहिए। समस्त हमारे मसूरी के नागरिकों की KYC होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जो गैस बुकिंग के लिए OTP नहीं आ रहे हैं उसकी OTP की कोई सरल व्यवस्था बननी चाहिए। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इन दिनों उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों में दौरे पर हैं, जहां वे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही हैं। पार्टी की प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि इस दौरे से संगठन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। बैठक में यह तय किया गया है कि वार्ड स्तर तक रणनीति बनाई जाएगी और बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सक्रियता दिखाई जाएगी। जोशी ने पार्टी में गुटबाजी की चर्चाओं को नकारते हुए कहा कि इस समय पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है और किसी भी प्रकार की गुटबाजी की बातें पूरी तरह से निराधार हैं।
देखिए, हमारी उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी उत्तराखंड के 5 दिवसीय दौरों पे हैं। वो पहले चरण में हमारे कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर साइड पे और उसके बाद हरिद्वार में, कोटद्वार में, देहरादून में और मसूरी में कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगी। एक काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से 2027 में राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता हैं उनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले पूरे 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बता सकें। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में 23 मार्च 2026 को छात्र की मौत के मामले में दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त प्रहलाद राज और अंकुर सिंह को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित आकाश रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया है। घटना 23 मार्च को केहरी गांव प्रेमनगर में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट के कारण हुई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पहले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में 7 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए। एसएसपी देहरादून ने इन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो अभियुक्त समेत 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रेमनगर हत्याकांड मामले में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। तो प्रेमनगर हत्याकांड में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है इन 2 आरोपियों को। अभियुक्त समेत 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ इनाम रखा गया था 25-25 हजार रुपए का। मामले में तब से ये आरोपी फरार थे। फिलहाल 2 फरार आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जो अन्य हैं वो अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। रुड़की से खबर है, जहां गंग नहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 15 दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता नाबालिग किशोर को दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया गया है। किशोर के लापता होने के बाद परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। इसके बाद पुलिस ने मामले में कई टीमों का गठन कर व्यापक तलाश अभियान शुरू किया। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने किशोर को दिल्ली से सुरक्षित बरामद किया। इस संबंध में पुलिस ने गंग नहर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा की और किशोर के सकुशल मिलने की पुष्टि की है। तो गंग नहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये प्रेस रखने का एक बेसिक मकसद था कि हम पब्लिक में एक मैसेज दें। 26/3/2026 को आज से करीब 15 दिन पहले एक बच्चा जो 14 साल की उम्र का है घर से निकला और वापस नहीं आया। एक दिन तक 24-25 घंटे तक परिजनों का कहना था कि वो खुद आसपास पड़ोस में और रिश्तेदारी में ढूंढते रहे। जब उन्हें लगा कि शायद उनकी पहुंच से बच्चा दूर चला गया तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना 27 तारीख को दी है। चूंकि एक नाबालिग बच्चे की मिसिंग का मामला था, संवेदनशील था, इमीडिएट थाने में मुकदमा लिखा गया और उसी समय थाने स्तर से 2 टीमें बनी और हमारी एएसटी की भी टीम होती वो भी इसमें काम कर रही थी। क्योंकि ऐसा बच्चा जो पहली बार घर से बाहर निकला है बिना किसी मकसद के, न उसके पास मोबाइल है, ट्रेस करना बहुत कठिन काम था। इस दौरान पुलिस ने और परिजन अपने इन पे भी प्रयास करते रहे। पुलिस ने जितने उसके रिलेटिव थे, जिन बच्चों के साथ बच्चा खेलता था, जिनके साथ वो टाइम में स्पेंड करता था, उसके स्कूल सभी जगह। उधम सिंह नगर के सितारगंज में पुलिस और एसओजी टीम ने एक अंतर्राज्यीय असला तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके तार जम्मू से जुड़े हुए हैं। 8 अप्रैल को एसओजी और सितारगंज पुलिस द्वारा किए गए संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट वाली सफेद स्विफ्ट कार से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को अवैध असला और कारतूस के साथ पकड़ा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह पुलिस के डर से हथियारों को जंगल में छिपाने जा रहे थे और इन हथियारों की सप्लाई अंतर्राज्यीय स्तर पर करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से अपने नाम हरेंद्र सिंह उर्फ हनी और निखिल वर्मा उर्फ रानू बताया है। पुलिस ने कार के साथ 5 असले, 222 जिंदा कारतूस और 129 खोगा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के बैंक के लेन देन की जांच में जम्मू के इरफान और मीर उर्फ रेहान मीर से संबंध सामने आए हैं, जो इन हथियारों की सप्लाई का हिस्सा था। हरिद्वार में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्वालापुर पुलिस और
LIU की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाकर रह रही एक बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि महिला लंबे समय से फर्जी पहचान के सहारे इलाके में रह रही थी। SSP नवनीत सिंह के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस ने महिला को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में कई अहम जानकारियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि महिला के पास फर्जी दस्तावेज कैसे पहुंचे और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। एक महिला जो है जो मूलतः बांग्लादेश मूल की है और यहाँ पे नाम बदल कर रह रही है एक व्यक्ति के साथ में। तो जब इसकी जानकारी की गई तो ये जो महिला है यहाँ पे स्वीटी नाम से रह रही थी वैष्णवी एनक्लेव में, और इसके साथ एक व्यक्ति है श्यामदास, उसके साथ ये रह रही थी यहाँ पे। और वास्तव में ये बांग्लादेश की रहने वाली है, कुमिला बांग्लादेश की, और इसका असल नाम सलेहा बेगम है। और जब इनकी सर्च की गई तो इनकी कस्टडी से एक बांग्लादेश का पासपोर्ट और वहाँ पे नेशनल ID कार्ड भी मिला। और इसमें जो केस रजिस्टर हुआ है क्योंकि इसी महिला ने इंडियन पासपोर्ट भी हासिल किया और वो जो है पूर्व रचित दस्तावेजों के माध्यम से उसको प्राप्त किया। और ये दस्तावेज बनाने में श्यामदास ने इसकी मदद करी, जो मूलतः बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इसमें इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट ये इन्होंने आज जनरेट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में कृषि एवं कृषक कल्याण विकास के अंतर्गत मानचित्रक के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लागू सख्त नकल विरोधी कानून के चलते भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुई है और अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभकारी बनाना और युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ना है, जिसके लिए प्राकृतिक खेती, मिलेट उत्पादन, आधुनिक तकनीक, सिंचाई विस्तार, फसल विविधीकरण के साथ साथ कीवी से बागवानी और औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।